इसके लिए मैं कह रहा हूँ। और सबसे बड़ा कारण तो इसका शायद लिक्विडिटी फ्लोज ही है। लगातार एफआईआईस खरीदारी करते जा रहे हैं और कोई बुरी खबर भी नहीं थी। ग्लोबल क्यूज भी आज अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं ये सब सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है बाजार को, राइट है ना। लेकिन कब तक सपोर्ट करेगा? अभी तो लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। और एक बात ध्यान रखें, हम लोग कहते रहते हैं लिक्विडिटी सपोर्ट कर रही है, पर अगर पैसा नहीं होगा तो बाजार चलेगा भी नहीं। तो जब भी चलेगा वो पैसा ही होगा और कोई रीजन होगा नहीं किसी एग्जैक्टली पैसे आ रहे हैं, पैसे तगड़े आ रहे हैं, लिक्विडिटी स्ट्रांग है। कल भी 3-3.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआईस की बाइंग हुई है। पर ध्यान रखिए कल एक्सपायरी का दिन था, तो उसमें काफी तक एडजस्टमेंट्स हुए होंगे, उनके कुछ स्ट्रैटेजीज हुई होंगी जो अनवाइंड भी हुई होंगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। पर फिर भी लिक्विडिटी गश है, लिक्विडिटी फ्लो अच्छा है और ये दिखाता है एक ट्रेंडिंग सीरीज। जब 7-7.5% निफ्टी सेंसेक्स में पिछली सीरीज में उछाल था, उसके बाद भी फ्राइडे के सेशन में, जबकि तमाम इवेंट्स मेरे सामने खड़े हैं जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेल है कि यूएस और चाइना के बीच में वार्तालाप हो रही है। अब सुबह में मंडे को जब लौट के आऊंगा तो कोई ना कोई गैप अप गैप डाउन की तैयारी हो सकती है। उसके बावजूद स्ट्रीट में कन्विक्शन है। आज बैंक्स थके, बैंक्स की थकावट के बावजूद आप देख रहे हैं आधे % के आसपास सेंसेक्स निफ्टी में उछाल, 1/3% का उछाल। तो मोमेंटम तो स्ट्रांग है और इस मोमेंटम कैसे खेलना है। हाँ, तो हम लोग कल वही था, इसको कैसे राइड करें। अब तो हम लोग कल भी यही कह रहे थे, लिक्विडिटी तगड़ी है, ये बाजार में आपको पोजीशन ऐसी बनानी है तो एंट्री पॉइंट ढूंढने। मेरी कमेंट्री बदलेगी नहीं क्योंकि इस समय और कुछ बदला नहीं है। लिक्विडिटी अभी भी स्ट्रांग है, बहुत तगड़े फ्लोज आ रहे हैं, तो ऐसे फ्लोज के सामने उल्टी दिशा में खड़े नहीं हुआ जाता। यू हैव टू बी विद द ट्रेंड, हमें वो मोमेंटम को चेज करना है। अब एक इशू ये हो गया है कि अब ये जरूर है कि क्योंकि अब इजी मनी जो था ना वो बन चुका है, क्योंकि अब हम इलेक्शन के बहुत करीब आ रहे हैं। अब पोलिंग शुरू हो जाएगी इसी सीरीज में, है ना, तो अब इलेक्शन के बहुत करीब आ रहे हैं। तो और दूसरा इशू मेरे लिए हो गया है कि अब हम लाइफ टाइम हाइज जो अब तक ऑल टाइम हाई से 11,760 के उसके बहुत करीब आ रहे हैं, 100 पॉइंट के आसपास, है ना। तो हो सकता है उन लेवल्स के आसपास थकावट बाजार में फिर देखने को मिले। हो सकता है थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आ रिसेंट हाइज के आसपास जब हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मैंने वर्ड यूज करा, शायद इजी मनी अब बन गया है। अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि मुझे मौका तलाशने होंगे, ना कि पैसा झोंक देना है। मौके तलाशना, हालांकि कमेंट्री कल भी हमारी यही थी कि कोई भी सुस्ती, कोई भी कमजोरी, वो मौके देंगे मुझे एंट्री पॉइंट के तौर पर। और मुझे अब यहां से लेकर एटलीस्ट वो लाइफ हाइस के आसपास का जो आंकड़ा है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस बाजार को अप्रोच करने की जरूरत है। एक बार वो निकलेगा तो फिर वो 12,200 आवाज के पोल वोल तो चल ही रहे हैं, आप लोग उसमें लगातार वोटिंग कर भी रहे हैं। पर अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा जो सप्लाई जोन के तौर पे हो सकता है, वो 11,760 या 11,700 के बियॉन्ड के लेवल जब आएंगे तो मुनाफाजुली का शायद दबाव हावी होता हुआ नजर आएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आरबीआई की बैठक है, बहुत आने वाला है। अब लोग मान के चल रहे हैं, तो मान के चल रहे हैं, तो पचाया हुआ है स्ट्रीट, 50 आ गया तो सरप्राइज होगा नहीं। अब और जल्दी आएगा नहीं, ये ऐसा एकदम अगर ऐसा हो जाता है ना तो ट्रेंडिंग मार्केट में वो टॉप ना बन जाए, डर भी लगने लगता है। हालांकि अभी ये सब करने की जरूरत है नहीं, अभी तो लिक्विडिटी स्ट्रांग है और मेरा मानना है कि अप्रैल सीरीज भी वाकई बहुत स्ट्रांग होगी। तो अभी मुझे एंट्री पॉइंट्स तलाशने हैं, अभी मुझे अच्छे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने। एक बार वो थ्रेशोल्ड पुराना वाला पार हो जाए तो मुझे लगता है फिर लिक्विडिटी फिर और स्मूथ आउट होती हुई नजर आएगी। ओके, चलिए ठीक है, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए, पहला बैंकिंग काउंटर ही है, पीएनबी संजीव गोयल 1330 शेयर लेके बैठे हैं 104 के रेट पे। तो आपकी बाइंग क्या धीरे धीरे पास आ रहा है? 3 महीने के लिए रखना चाहते हैं। 95 प्लस के लेवल्स पे तो शायद आ चुका है। रखें, अब तो रखें सर। आपने पता नहीं, आपने 113 का जब लिया होगा उसके बाद से तो कितने 70 के आसपास के लेवल्स तक गिरता हुआ नजर आया, अब चलना शुरू हुआ है। और अब सरकारी बैंक्स में जिस तरह का कल का रोल ओवर डेटा आया था वो दिखा रहा है कि अप्रैल सीरीज में भी ये पॉकेट शायद आउट परफॉर्म करती हुई आपको नजर आएगी। अब उसमें क्रेडिट पॉलिसी की जो वरुण ने बात छेड़ दी 25-50 बेसिस पॉइंट के आसपास, वो सेंटिमेंट पॉजिटिव बन जाता है। नीरव मोदी साहब की आज वो फिर से सुनवाई होनी थी, जो अब तक तो जेल में थे, और आज सुनवाई वापस होनी है। वो ये सब सेंटिमेंट पॉजिटिव है। नीरव मोदी साहब के आने से कुछ बहुत बदलेगा नहीं, बस ये सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। हाउसिंग में स्टेक बेच रहे हैं, वो है स्टेक सेल। अब नहीं, अब सरकारी बैंक्स के लिए तो अब वो सारा पेन प्राइस में है। और पीएनबी ने तो अंडर परफॉर्म कर दिया था सरकारी बैंकिंग स्पेस को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी स्कैम के चलते, है ना, ब्रैडी ब्रांच वाला। तो अब वो अट्रैक्टिवली तो खड़ा हुआ है। और जिस तरह के रोल ओवर्स दिखा रहे हैं कि शायद अप्रैल में भी आपको मोमेंटम सरकारी बैंक दिखाएंगे, तो मेरा मानना है 103 का लिया हुआ था, इतना पेन पीरियड निकाला है, बिल्कुल रखे रहे सर। और अब जब आपकी बाइंग के ऊपर जाना शुरू हो तो स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेल करें। मुझे लगता है आपके भाव ज्यादा दिन नहीं आना चाहिए, जल्दी आएंगे। चलिए ठीक है, अगला सवाल, गोदरेज एग्रोवेट 640 के भाव पे अक्षय मित्तल ने लिया है। अब बेहतरीन कंपनी है ना। अब आज की क्लोजिंग मुझे नहीं पता, लेकिन ये बेहतरीन कंपनी है और ये उस तरह का है भी नहीं कि जिसमें आज की क्लोजिंग देखने की जरूरत हो मुझे। गोदरेज एग्रोवेट वो कंपनी है जो मुझे पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी हो, ऐसे मानता हूं मैं उसको।
बेहतरीन बिजनेस वो, और इसमें तो मुझे सबसे ज्यादा वो पोल्ट्री वाला धंधा जो वरुण ज्यादा रिसर्च इसके बारे में करते हैं नहीं वो जो कौन सा वो यूएस की कंपनी सा टाइप, जिसमें अभी इन्होंने स्टेक भी बढ़ाया है, हाँ टाइप जो भी, तो चिकन शायद गोदरेज टाइसन नाम है, जो भी टाइसन फूड्स, क्योंकि यूएस की कंपनी, आपसे ही कह रहे हो, गोदरेज टाइसन ही नाम होगा उस जेवी का, वो स्टेक बढ़ा रहे हैं। चिकन नहीं खाता लेकिन ट्रैक करता हूँ। नहीं, खाने की जरूरत नहीं है, ट्रैक करने की जरूरत है। तो हाँ, वैसे हलवाई भी जरूरी नहीं अपनी मिठाई खाए। तो नहीं, तो अच्छी कंपनी है सर, कोई इशू नहीं है, प्रिंटेड स्ट्रांग है, धंधा बहुत अच्छा है, और ऐसे धंधे जो समझ में आते हैं ना, हम रिटेल को ज्यादा इजी लगते हैं, खाने पीने का धंधा ये वो। आज फिलहाल में ब्रॉयलर चिकन के दाम मेरे ख्याल से 50% 50% का उछाल था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है स्वीट स्पॉट में धंधे हैं ये, लेकिन ये पेशेंटली पोर्टफोलियो रखने लायक धंधे हैं, इसको ट्रेडिंग वेडिंग की मानसिकता के साथ आई एम होपफुल कि आप ऐसे उतरे भी नहीं होंगे ट्रेडिंग के लिए, रहा ही नहीं उसका स्टॉक, वो रखें सर। चलिए ठीक है, 1 साल के लिए वैसे भी पूछ रहे थे। हाँ, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं। हाँ। ओके, चलिए ठीक है। अगला सवाल हीरो मोटोकॉर्प 2550 ओम प्रकाश जी ने लिया है। आज तो ऑटो स्टॉक में आशीष थोड़ी खरीदारी हुई है, तो हम कितने दिन से कह रहे हैं हाँ, कि अब ये बेचने का समय आएगा। हाँ, ये बेचने का समय नहीं था, ये हीरो मोटोकॉर्प के लिए नहीं, मैं जेनरिक सारी ऑटो कंपनी के लिए कह रहा हूँ, और तीन से यही बात बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि प्राइस के लिहाज से अब मुझे बहुत ज्यादा करेक्शन इन स्टॉक्स में नजर नहीं आता। आपको याद होगा, आप इतने जुड़ रहे होंगे, कितने ऑटो स्टॉक्स में हमने बातचीत करी है, लेकिन ये स्टैटिक कमेंट्री रही है मेरी। तो प्राइस के लिहाज से कोई करेक्शन नहीं है सर, थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल रहा है, और इवेंचुअली अगले कुछ महीनों में ही मुझे लगता है वापस अपटिक शुरू होंगे। और हीरो मोटोकॉर्प तो आज नीरज ने दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने आज इन्वेस्टर प्रॉफिट लीक करा था, तो बिल्कुल सही कह रहे थे वो, बेहतरीन बिजनेस है, और ये ऐसी कमजोरी में ये मौके दे रहे हैं एंट्री पॉइंट्स के, अदरवाइज ये धंधे मौके नहीं देते एंट्री पॉइंट्स के, और ऑटो ज्यादातर ऑटो कंपनीज का। खैर, तो बहुत बेहतरीन एंट्री पॉइंट दे रहा है सर, थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ उतरे, थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखें स्टॉक को, मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प गजब रिटर्न्स कमा के देना चाहिए, और पेन पीरियड लाइकली है कि मई जून के आसपास खत्म होता हुआ नजर आए। अब वो स्ट्रीट मान रहा है, गिव और टेक अ मंथ और 2, इस हिसाब से चलिए। चलिए ठीक है। अगला सवाल प्रशांत कुमार द्विवेदी, SBI लाइफ, आज खबर आई इसमें कि BNP पारिवार ने करीब 5% स्टेक बेचा है। हाँ। कब बेचा, आज बेचा कि हाल फिलहाल में? नहीं, वो तो स्टेक रिड्यूस करना तो 75% वाला वो तो नहीं है, वो तो उनको करना ही था, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरी खबर है कि और 5% के आसपास बेचा है। इसके पहले मेरे ख्याल से 8-9% के आसपास बेचा था। नहीं, तो मुझे ये देखना, अब तक तो इंश्योरेंस प्लेयर्स में जो माल बेचे जा रहे हैं वो थ्रेशोल्ड, सब रीसेंट लिस्टिंग है, ध्यान रखें आप। पिछले 1 साल से आपने सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है 1 साल के अंदर लिस्ट होती हुई देखी, चाहे जनरल इंश्योरेंस की हो, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की हो, या री इंश्योरेंस स्पेस की हो, GIC री की बात कर रहा हूं मैं, सब लिस्टिंग्स अभी हुई हैं, तो सब में 75% के ऊपर जहां थ्रेशोल्ड लिमिट थी वहां पे स्टेक रिडक्शन हो रहे हैं सर, तो वो थोड़ा सा सप्लाई आया था। पर ध्यान रखें, जिस तरह हाथों हाथ, ये हम लोग इंश्योरेंस के लिए हमेशा ऐसे कहते हैं, और देखिए आप, जिस तरह से स्टेक सेल हुए, हाथों हाथ लिया गया, ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करे गए, मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए नजर आए इन स्टॉक्स में, मुझे लगता है कोई ये सब लॉन्ग टर्म प्लेस है। इंश्योरेंस धंधा ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए लॉन्ग जेस्टेशन वाला धंधा होता है, तो ये तो आपके लिए भी, फिर आपको भी उस मानसिकता के साथ उतरना है, उस लॉजिक के साथ उतरना है कि ये लंबी अवधि के लिए उतरा हूं मैं, कोई इशू नहीं है, चाहे वो SBI हो, चाहे वो ICICI प्रू हो, चाहे वो HDFC हो, क्योंकि तीनों करेक्ट होकर नजर आएंगे आपको, तीनों अपने चरम वैल्यूएशन में चलेगी नहीं, कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले वहां से सब के सब स्टॉक करेक्ट होकर नजर आए। अभी ओवरहाइंग छट रहा है इन सब स्टॉक्स का, जहां पे ये एडिशनल स्टेक्स पेयर ऑफ करे जा रहे हैं। मुझे लगता है इवेंचुअली स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स दे रहे हैं, तीनों के तीनों, तो अपना पिक करें, अपनी पसंद ढूंढें। पेडिग्री हिसाब से मुझे HDFC से ज्यादा पसंद आता है, लेकिन आप तीनों में कोई इशू नहीं नजर आता, तीनों गजब रिटर्न कमाने चाहिए लॉन्ग टर्म। हाँ, ये लॉन्ग टर्म प्ले ही है। ओके, चलिए ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, टिनप्लेट एंड टाटा DVR, अब टाटा मोटर्स DVR होगा बट ऑब्वियसली 115 और टिनप्लेट 258। थोड़े दिन बाद आप ऐसा नहीं कह सकेंगे, क्यों? तो फिर DVR मतलब बहुत सारे सरकारी कंपनी DVR भी हुआ करेंगे, नहीं फिर मजा आएगा, खूब सारी सरकारी कंपनी DVR आने वाले हैं एक्चुअली। चलिए ठीक है, लेकिन टिनप्लेट, क्योंकि अब तो क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं टाटा अपनी जो ग्रुप कंपनी लग रहा है टाटा मेटालिक्स में खरीद लिया, सब में धीरे धीरे करके स्टेक बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये काफी टाइम से, जब मैं 2020 खेलता तब भी हाईलाइट करा गया था, और अब तो N चंद्रशेखरन साहब आने के बाद से और कन्विक्शन स्ट्रीट का बढ़ गया है कि कंसोलिडेशन टाटा ग्रुप में बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये जो अब ये स्टेक एडिशनल बाय करे जा रहे हैं, पैसा पंप करा जा रहा है, ये लग रहा है उसी की तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और चंद्रशेखरन साहब की एक बड़े लीडिंग येलो न्यूज़पेपर ने खबर भी छापी थी कि किस तरह से टाटा ग्रुप लिमिटेड वर्टिकल्स बीच में कंसोलिडेशन की एक्सरसाइज शुरू करी गई है। तो वो एक्सरसाइज अगर वाकई शुरू हुई है तो ये सब के सब इवेंचुअली तो अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। वो कंसोलिडेशन एक्सरसाइज का आमतौर पे छोटी कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलता है। खैर ये सब जब होगा तब होगा, लेकिन टाटा टिन प्लेट की आप बात कर रहे हो, टिन प्लेट
सर बेहतरीन कंपनी है, वरुण तो बहुत क्लोजली ट्रैक भी करते हैं उस कंपनी को। पैकेजिंग स्पेस में एक लीडरशिप नंबर 1 पोजीशन में लेके बैठी हुई है, और मुझे लगता है एक तो अच्छी साउंड पेडिग्री है, ये स्टॉक भी करेक्ट होकर चल रहा है क्योंकि मेटल्स एज अ स्पेस करेक्ट होता हुआ नजर आया था, और मुझे लगता है स्टॉक में रखना चाहिए। एक ट्रिगर में लिए कंसोलिडेशन एक्सरसाइज बनता है, दूसरा लेवल्स के आसपास वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चले, तो ये अपना ओन स्वीट टाइम लेगा क्योंकि ये ग्लोबल पे, ये सेंटिमेंटल ग्लोबल पे ज्यादा है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये तो इवेंचुअली सीधे सीधे इंपैक्ट खाते हैं। इसके लिए तो एक्चुअली फायदा होता है जब मेटल प्राइसेस कोलैप्स होना शुरू होते हैं, तो इसका इनपुट कॉस्ट एग्जैक्टली, पर ये सेंटिमेंट के साथ ये भी गिर जाता है। हाँ, हमेशा मैंने देखा है, तो लॉजिक नहीं देखता बाजार, सेंटिमेंट ज्यादा चलता है। ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल उसका है, पर रखें स्टॉक को। टाटा मोटर्स डीबीआर 115 नहीं, अब तो अच्छा, ऑटो की जो स्टोरी तो टाटा मोटर्स पे लागू नहीं होती, पहली बात। क्योंकि टाटा मोटर्स की कहानी अलग है, इस समय पेन ही अलग है उसका। ऐसे क्यों देख रहे थे? ऑटो से बाहर निकल गया टाटा मोटर्स। हाँ, क्योंकि उसकी स्टोरी अलग है, वो जेएलआर प्ले ज्यादा है। टाटा मोटर्स को उस पर रिएक्ट करना है। अब मुझे लगता है टाटा मोटर्स, क्योंकि आपने देखा था जो 140, ये हम लोग बात कर चुके हैं पिछले 1-2 हफ्ते में शायद, कभी 140-145 के जो पैनिक बॉटम बना दिए थे हमने, जब वो तब मैंने वरुण से पूछा भी था, वो 26-27 हजार का क्या था, तो इम्पेयरमेंट था, याद है आपको? हमने इस पर बातचीत करी हुई। वो पैनिक बॉटम ऑफ फर्मली इन प्लेस है, अब नहीं लगता वो पैनिक बॉटम ब्रीच होगा। और अच्छी बात ये हुई कि उस पैनिक बॉटम के बाद जो तेजी आई, उसने तमाम सप्लाईज अब्सॉर्ब करी। अदरवाइज टाटा मोटर्स वो टिपिकल सुजलॉन हो गया था, चढ़ने की कोशिश नहीं करता था, 10 लोग ठोकने आ जाते थे, माल छोड़ने आ जाते थे। सप्लाई अब्सॉर्ब हुए हैं, अब इन लेवल्स के आसपास एक रेंज है जिसमें कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स का डीवीआर अच्छे हैं, एक लेग ऑफ रैली देख चुके हैं हम। मुझे लगता है इवेंचुअली और अब ये बियॉन्ड, टाटा मोटर्स की बात करूंगा, 200 के बियॉन्ड जाता हुआ नजर आएगा आपको, तो डीवीआर में भी ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली फॉलो करता हुआ नजर आएगा। अब रखें सर, चलिए ठीक है। अगला सवाल इंजीनियर्स इंडिया और टाटा मोटर्स के लिए तो टाटा मोटर्स के लिए तो वो सीवी सेल्स को ट्रिकल इन होनी है। हम लोग बात कर रहे थे BS6 की, 1 अप्रैल 2020 से लागू होना है। वो टाटा मोटर्स अशोक लेलैंड सबसे बड़ा प्ले है उसके, और अगर वो इस साल के एंड से शुरू हो जानी है सेल्स, तो अब वो फायदा मिलना है भाव में मुझे, अब तक जो मिला नहीं। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट हम ज्यादा फोकस नहीं करते, जेएलआर पे ज्यादा बात करते, लेकिन डोमेस्टिक के सेंटिमेंट पॉजिटिव होने शुरू होंगे। आशीष ने इतनी पढ़ाई कर ली है, जैसे हालात सुधरेंगे ना, अगला जैकपॉट इनका टाटा मोटर्स ही होने वाला है। क्यों? नहीं, अभी तो नहीं, जैसे हालात सुधरेंगे, मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसमें ना अभी बहुत सप्लाई अब्सॉर्ब करनी है, 1 लाख सप्लाई अब्सॉर्ब हुई है। टाटा मोटर्स तो 400 जब गिरना शुरू हुआ तो हर लेवल लोगों ने खरीदा, हर आदमी के गले तक भरा हुआ है, तो हर ऊपर तक। हाँ, नहीं बिकवाली नहीं आ ही रही है ना, 1 लेग ऑफ रैली आई थी, उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है, लोग सप्लाई कर देते हैं, जहां उछलने की कोशिश करता है। अब नहीं, तो अब ये इसके लिए क्या होता है, बड़ा इंस्टीट्यूशनल बाइंग जब होती है ना, तब हम छोटे जैसे रिटेलर्स को अब्सॉर्ब करती चली जाती है। 1 लेग आ चुका है, इसलिए मैंने कहा 1 लेग ऑफ रैली अब आनी बची है, जो मैं मानता हूँ 200 के बियॉन्ड स्टॉक को ले जाएगी। जब वो मतलब वो आएगी, बेसिकली कहने का मतलब ये, तब हम जैसे छोटे छोटे लोग जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए जो छोड़ेंगे, तो वो अब्सॉर्ब करने की जरूरत है, वो अब्सॉर्ब होगा, तो उस अब्सॉर्प्शन के लिए रुकना पड़ेगा। कब वो टाइम? अभी ऑटो फ्लेवर भी है ना, ऑटो फ्लेवर में आना शुरू होगा। चलिए ठीक, आज दिखना शुरू हुआ है। हाँ, आज शुरू हुआ है। चलिए अगला सवाल इंजीनियर्स इंडिया, श्रीनिधि कुलकर्णी 118 पे लिया है 100 शेयर। श्रीनिधि कुलकर्णी, हाँ श्रीनिधि कुलकर्णी, ओके। अच्छा, श्रीनिधि एक साथ है। हाँ, अच्छा, श्रीनिधि, मैंने आपको उपाधि दी और निधि बोला, श्रीनिधि। हाय सर, सॉरी। अच्छा, EIL की बात करें, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया है। कंपनी बहुत अच्छी है, गजब के प्रोजेक्ट्स इन हैंड है, बहुत अच्छा है। इस कंपनी को लेकर बीच में इश्यूज आए थे कि ये OMCs वगैरह का केपेज से अटक रहा था, है ना। इसका तो सबसे लार्जली वो रिफाइनरी लगाने का धंधा है, सबसे ज्यादा पैसा वहां से आता है रिफाइनरी लगाने से। हालांकि कई सारी इंजीनियरिंग का काम करती है, कई सारी यूनिट्स खड़ा करती है, लेकिन रिफाइनरीज के लिए जाने बड़ा धंधा वो है। और इस देश की जितनी रिफाइनरीज होंगी, मेरे ख्याल से हर में, ऑलमोस्ट हर में इस कंपनी ने काम कर रखा है। तो इस तरह का धंधा है। तो बीच में ऑर्डर बुक को लेकर इश्यूज आ गए थे, क्योंकि आपको याद होगा OMCs को लेकर दबाव था, OMCs किस तरह पिट रही थी, तो लगा था केपीसी तो सब खत्म हो गया, मूड बिगड़ गया था। पर ध्यान रखें, ये अगर पेन पीरियड था भी, तो भी इस कंपनी की बुक, अगर मैं आंकड़े एग्जैक्ट मत सोचा करिए, लेकिन मैं बॉल पार्क नंबर बता रहा हूँ, 23,000 करोड़ रुपए के आसपास थी शायद इस कंपनी की ऑर्डर बुक, फिर भी थी। तो अच्छी खासी विजिबिलिटी है 3-4 साल की इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक के लिहाज से। और एग्जैक्टली अब OMCs अपग्रेड हो रही हैं, सेंटिमेंट सुधर रहे हैं, अपस्पेंडमेंट, सब बातें नॉर्मल होती चली जा रही हैं। इसलिए मैंने कहा EIL ने टाइम ले लिया हो, पेन पीरियड बढ़ गया था, इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए। ये कंपनी अदरवाइज अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। दूसरा इशू, एक सरकारी कंपनी है, तो फिर सरकारी कंपनीज में हमेशा कहता हूँ, हालांकि आज जैसे मैंने चैनल पे BML की बात करी, और सरकारी कंपनीज को हमेशा ध्यान रखें, एक स्विंग के तौर पे जब खेलना है, नीचे की तरफ से खरीद लिया, जब लगता है बहुत अट्रैक्टिव, NBCC बहुत अट्रैक्टिव, 50 रुपए में लगता था, इससे ज्यादा का पिटेगा, वो स्विंग के तौर पे आया 80 तक जाएगा, छोड़ देने का, फिर पलट के नहीं देखने का कि 100 गया कि नहीं गया। तो वैसे की वैसे आपको इसमें भी करना है सर, सरकारी है।
प्रॉफिट पोजीशन में आए, अच्छा मोमेंटम और मोमेंटम को राइड करें और बुकआउट कर लें, वो रख के भूलने वाले नहीं है सरकारी कंपनी। ये कभी सस्टेनेबल बेसिस पे, हाँ ये सस्टेनेबल बेसिस पे कभी पोर्टफोलियो में रिटर्न कमाए नहीं। जैसे आज वो आने वाला था RN, अच्छा उस पर बात करेंगे, RNRL का IPO खुला है ना। पिछले 2 सालों में जितने भी सरकारी IPOs आए हैं सिर्फ 2 हरे निशान में, बाकी सब ने वैल्यू डिस्ट्रक्ट करी और 30% एवरेज फॉल है सरकारी IPOs का। सिर्फ IPOs नहीं, OFS का भी यही हाल है। हाँ, तो सरकारी कंपनीज के साथ इशू है, इसीलिए हमेशा मैं वर्ड ऑफ कॉशन लें, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं लें, जहाँ पैसा बनता है सब लूंगा मैं, BML भी लूंगा, क्योंकि अब दिख रहा है कि 1300-1400 की तैयारी कर रहा है, तो लूंगा, लेकिन ऊपर के लेवल पे छोड़ूंगा, पोर्टफोलियो में रख के भूलूंगा नहीं। जैसे कि हम इंश्योरेंस कंपनी के लिए कहते हैं HDFC, ICICI रख के भूल जाए, ऐसा यहाँ नहीं हो सकता। तो पोर्टफोलियो लायक नहीं है, चलिए कोर पोर्टफोलियो लायक नहीं, पोर्टफोलियो में जाएंगे। सवाल लेता हूँ रोहन सिंगल का, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 245 अभी कितना हो गया, 200 के आसपास ही है, 200 के नीचे तो नहीं गया मेरे ख्याल। नहीं, मेरे को तो बहुत पसंद आती थी ये कंपनी, पसंद भी थी। हाँ नहीं, गया भी था, बहुत अच्छे से धंधा समझा मुझे, और बहुत यूनिक धंधा है, गजब का धंधा है, मुझे आज भी पसंद आती है। अब इसमें 2 इश्यूज हैं, धंधे का तो खैर बहुत अच्छा है, आप अगर आवाज देखते होंगे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये कंपनी बेसिकली सिलिका से लेकर ऑप्टिकल फाइबर तक, केबलिंग तक सारा काम इन हाउस करती है। इस तरह की मार्केट टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो अब एक ग्रुप जिस ग्रुप को बिलोंग करती है वो एक ओवरहैंग है, वो तो सबसे बड़ा ओवरहैंग है। हाँ, और उसने क्या करा है, वेदांता PLC के लिए सारा जो उधारी ले रखी है उसके लिए गवर्नमेंट ने शेयर प्लेज कर रखे हैं। तो प्लेजिंग ऑफ शेयर जब भी बाजार में मूड बिगड़ता है, खराब हो जाता है। हालांकि मैनेजमेंट भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में प्लेज शेयर्स, गिरवी रखे शेयर्स छुड़ा लिए जाएंगे, तो उस पर भरोसा करना है। अब दूसरा के समय आपका क्राउन जेल को आप दाव पे लगाते हैं। नहीं, क्राउन जेल तो इनके दूसरे हैं, लेकिन हाँ स्टरलाइट बिजनेस फंडामेंटली सबसे क्राउन, उस लिहाज से क्राउन जेल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब दूसरा इशू एक और है, चाइना टेलीकॉम ने बहुत तगड़ा टेंडर बिड कराया था, है ना। वो इतना बड़ा टेंडर था कि दुनिया का जो ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड है उसका 20% का टेंडर था, दुनिया भर की, मतलब 1/5 ऑफ ग्लोबल डिमांड का वो टेंडर आया था। अब इतना तगड़ा टेंडर जब आएगा तो प्राइसिंग कोलैप्स करेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी बहुत एग्रेसिवली। तो कंपनीज ने, तब उसकी बिडिंग में क्या हुआ, प्राइसेस बहुत गिर गए, एग्रेसिवली बिड करा गया। उसके चलते लोगों में डर लग गया कि ऑप्टिकल फाइबर के प्राइसेस दुनिया भर में कोलैप्स होने की कगार में, और इसीलिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और पिटता हुआ नजर आया। ये 2 बड़े इश्यूज थे, और दोनों में मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि प्लेज शेयर जल्द छुड़ा लिए जाएंगे, घबराने वाली बात है नहीं, और ओवरहैंग ज्यादा रहेगा नहीं। खैर जब होगा तब देखेंगे। दूसरा चाइना को लेकर, हाँ ये मैं मानता हूँ कि स्टरलाइट का सिर्फ 4-5% के आसपास एक्सपोजर है चाइना का। स्टरलाइट हिंदुस्तान के मार्केट से ज्यादा डोमिनेटेड है और बाकी ज्योग्राफी में ज्यादा सप्लाई करती है, पर फिर भी अगर एक जगह ऐसा होगा तो मूड बिगड़ता है। तो सिर्फ ये एक इंस्टेंस था, या वहां से प्राइवेसी रिकवर हो जाती है, मुझे अब वो कीनली वॉच आउट करना है, तो मैं पैनिक में सेल नहीं करूंगा। ये दोनों ओवरहैंग प्ले आउट हो चुके हैं, 217 के आसपास ये दोनों ओवरहैंग, हाँ इसलिए दोनों ओवरहैंग प्ले आउट हो चुके हैं बाजार में, है ना, दोनों पता है आपको। अब मुझे वेट करना है, अब इस पैनिक में नहीं बेच रहा हूँ मैं। क्या करूंगा, प्रमोटर प्लेज का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जब छूटा तब छूटा, और वो अच्छे बाजार में वो भूल जाता है बाजार की प्लेजिंग है, जब खराब बाजार होता है तब याद आता है। बस ये जरूर है कि आप ऑप्टिकल फाइबर की प्राइसिंग को बहुत क्लोजली वॉच आउट करें। ये चाइना टेलीकॉम की एग्रेसिव बिडिंग के बाद क्या हालात रिकवर हो रहे हैं, रीसेंट बिड्स कहां पे आनी है, इतना होमवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम करके देंगे जब अगली बार कोई अपडेट आएगा हमारे पास, तो हम अपने आप आपके लिए होमवर्क कर देंगे। पर पता नहीं आप रेगुलरली वॉच करते हैं नहीं करते हैं, तो आप भी वो होमवर्क अपने एंड पे करें, क्योंकि पैसा लगा रखा है सर स्टॉक पे, वो अगर सुधरने का केस आ रहा है तो फिर तो आराम से रहें। तो फिर ये स्टॉक बिल्कुल पैनिक में लॉस में ना निकालना है। ये कंपनी अच्छी लगती है मुझे, तो इवेंचुअली मुझे लगता है प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलना चाहिए इस कंपनी से, पर हमें थोड़ा सा होमवर्क करके थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा स्टॉक के लिए। तो स्टरलाइट में तो आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन अब आशीष, सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं, फ्राइडे है, लोगों को भी वीकेंड बनाने दे, हम भी वीकेंड बनाएं। तो हमने कब मना करा लोगों को बनाने के लिए, मतलब आप आंसर देते जा रहे, तो मैंने कहा कि यार रुकने वाले नहीं है आज इसके लिए मैंने रोक दिया। नहीं ठीक है, पता नहीं आप लोग आए ना आए, आप में तो पता नहीं कितने लोग बैंक में काम करते हैं, मंडे छुट्टी है, हालांकि आप लोग सॉरी संडे को काम करेंगे, लेकिन मंडे जब लौटेंगे तो बैंक हॉलिडे होगी, करेंसी मार्केट्स बंद होंगे, हम ही लोग को काम करना है डेफिनेटली। चलिए, लेकिन तब आपके सवालों का जवाब भी लेंगे, आइए और हमारे से सवाल पूछिए। पक्का लोगे ना आप सवाल जवाब? डेफिनेटली, आप भी होगे साथ में। नहीं, क्योंकि अप्रैल फूल्स डे आप बेवकूफ बना के निकल लिए तो आज बोल रहा ना, उस दिन जो बोलूंगा वो अप्रैल फूल्स डे का होगा। चलिए, तब तक के लिए विदा लेते हैं, है ना, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, नमस्कार और हैप्पी वीकेंड, सी यू।